Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो इसके हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 7th पार्ट 7th हम इसका देखेंगे। तो पार्ट 7th में हम क्या देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। तो पार्ट 7th में हमारे पास टॉपिक है सैलरी इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में सैलरी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। तो हमने पीछे भी देखा था कि जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, जो हमारे पास एवरेज सैलरी होती है सिविल इंजीनियर की, वो हमारे पास होती है 3 लाख पर एनम। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है द मोस्ट lucrative and fastest growing stream of civil engineers is those who specialize in geotechnical engineering। ठीक है, तो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में है तो आपकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारे पास अभी ग्रो कर रही है फास्टेस्ट ग्रोइंग जो स्ट्रीम है, जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की, वो है हमारे पास जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, it's a branch that is concerned with the engineering developments of earth materials and also enables one to set up their own firm। ठीक है, तो अगर आपने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की है तो आपके जो चांसेस हैं जो जॉब के वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो डील करती है अर्थ मटेरियल्स के बारे में। जितने भी अर्थ के मटेरियल्स हैं, मिट्टी वगैरह, उसके बारे में डील करती है। उसके बाद हमारे पास अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपने की है तो आप अपनी फर्म भी सेट कर सकते हैं। फर्म दैट मीन्स अपनी खुद की कंपनी, दैट मीन्स टेस्टिंग लैब्स वगैरह आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एज पर द पे स्केल द एवरेज सैलरी ऑफ ए फ्रेशर इन सिविल इंजीनियरिंग इज 3 लाख पर एनम। जैसे कि हमने पीछे ही देखा कि जो एवरेज सैलरी जो होगी एक सिविल इंजीनियर की वो कितनी होगी, 3 लाख पर एनम। मतलब साल की सैलरी जो होगी वो होगी 3 लाख एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें। ठीक है, सिविल इंजीनियर सैलरी इंक्रीजेज बाय 53 बाय मिड कैरियर। ठीक है, तो जैसे ही उसका मिड कैरियर हो जाता है, मतलब 1-2 साल 3 साल हो जाते हैं, तो उसकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, मतलब 53% तक इंक्रीज कर जाएगी। और साल जैसे कि आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी सैलरी जो है इंक्रीज करती जाएगी इसमें। ठीक है, if you are thinking this job is not something you can brag about with your pals, think again. Let's close up with some fascinating developments made by our very own civil guys. Contrary to the popular brief, the truth is actually different। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रिमेंबर कर लेना है, ये भी रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप रिमेंबर नहीं भी करेंगे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप इस पॉइंट को देखेंगे एक बार। सिविल इंजीनियर्स क्रिएटेड द स्लिपरी नेचर ऑफ वाटर स्लाइड्स, फर्दर मोर they had it at work while building the pyramid of Giaja, and they also made the channel, ठीक है, which is a 23-mile underwater train connecting France and London, thanks to civil engineer again। ठीक है, therefore take a step towards this evergreen field and never look back। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, बिल्डिंग द पिरामिड ऑफ गियाजा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं, आपको भी कुछ एग्जांपल आपके सिटी में पता होंगी। जैसे हमारे पास चैनल्स हैं कुछ, जैसे हमारे पास 23 माइल अंडर वाटर ट्रेन टनल बनाया हुआ है जो हमारे पास फ्रांस और लंदन को कनेक्ट करता है। ये हमने पीछे ऊपर भी देखा था। ठीक है, जो हमने देखा था वंडर्स, वंडर्स देखे थे हमने, तो वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देखे थे, उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो ये जो हमने बताया, पीछे ही बताया था कि ये जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की एवरग्रीन ब्रांच है, एवरग्रीन फील्ड है ये। तो अगर आपने ये ब्रांच ली है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग लेके हमें बाद में कोई पछताना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है, ये आपको फ़ायदा ही देगी। अगर आप अच्छे से, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप अच्छी पोजीशन पे होंगे और आपको सैलरी भी अच्छी मिल सकती है फ्यूचर में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट इसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें हम तो वो हमारे पास है स्किल्स नीडेड इन ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स ड्यूरिंग द 4 ईयर डिग्री इन कॉलेज। ठीक है, दिस हेल्प्स देम सिक्योर टॉप मोस्ट पोजीशंस इन द इंडस्ट्री। तो कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो 4 ईयर्स में स्टूडेंट को सीखने हैं या फिर लर्न करने हैं। ठीक है, तो वो अगर स्किल बंदे में होंगे, स्टूडेंट में होंगे, तो उसको टॉप मोस्ट पोजीशन आराम से इंडस्ट्री में मिल जाएगी। इंडस्ट्री दैट मीन्स कंपनी में आराम से उसको टॉप मोस्ट पोजीशन मिल जाएगी। तो हम देख लेते हैं वो वाले स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए एक स्टूडेंट में। फर्स्ट स्किल की बात करें, हम प्रोफेशनल स्किल्स की बात करें तो प्रोफेशनल स्किल कौन कौन से होने चाहिए एक स्टूडेंट में जिसने सिविल इंजीनियरिंग की है। फर्स्ट हमारे पास है ए साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सोशल और एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आ गई, जैसे कि नॉर्मली जो पर्सनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पर्सन की वो, और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग में काम है वो आपको अच्छे तरीके से उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, साउंड अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स उसकी अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशनल स्किल का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप हिंदी में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, तो हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग करता है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज करे फ्यूचर नीड्स को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, नीड ऑफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को वो क्या करे, हमारे पास रिकॉग्नाइज करे कि फ्यूचर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें सीखने की। ठीक है, द एबिलिटी टू फंक्शन विद डाइवर्स टीम्स। ठीक है, तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डाइवर्स टीम के साथ अपना काम कर सके। ठीक है, डाइवर्स टीम दैट मीन्स मान लो अगर आपने साइट पे काम करना है तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो वो भी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपको काम में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो दूसरा हमारे पास टाइप है टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास क्या है, स्ट्रांग मैथमेटिकल स्किल। ठीक है, तो आपका जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो भी स्ट्रांग होने चाहिए, दैट मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज एबिलिटी टू अप्लाई दम इन इंजीनियरिंग। खाली आपको मैथ्स आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उसको आने के साथ साथ भी उसको अप्लाई कैसे करें, इंजीनियरिंग में कैसे उसको अप्लाई करें, वो भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आपने देखा होगा कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग है उसमें मैथ्स हमें होता है, लेकिन हम मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ते क्योंकि हमें उसकी जो हम कैसे उसको इंजीनियरिंग में अप्लाई करें हमें उसका पता ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टेक्निकल स्किल में है सॉल्यूशन ओरिएंटेड विद एबिलिटी टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं, साइट पे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें उसको एनालाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो हमारे पास होगी तो हमें किसी भी टॉप कंपनी में जॉब मिल जाएगी और अच्छी हमें सैलरी मिल सकती है। ठीक है, ability to design projects keeping in mind its societal, financial and environmental impacts। तो उसके बाद हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग करता है उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिज़ाइन करे प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, वो खाली डिज़ाइन करे प्रोजेक्ट्स को, खाली डिज़ाइन करना ही नहीं है प्रोजेक्ट को, उसको माइंड में रखना है सोसाइटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा जो प्रोजेक्ट वो डिज़ाइन कर रहा है, फाइनेंशियली वो प्रोजेक्ट हमारे पास फिजिबल है कि नहीं है। फाइनेंशियली का मतलब हो गया कि अगर मान लो हमारे पास पैसे ही कम है, हमने डिज़ाइन कर दिया ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो वो भी फिजिबल नहीं होगा। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में हमारे पास आ जाता है जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, अगर हमने डिज़ाइन किया है तो हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी देखने कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो चीज़ें भी हमने इसमें देख लेनी है। ठीक है,
नेक्स्ट टेक्निकल स्किल हमारे पास होना चाहिए वेल वर्स्ड विद मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। तो हमें जो भी मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स हैं, मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास जो इंजीनियरिंग में हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या टेक्निक्स आ जाएंगी, जिससे कि हमें काम करने में बहुत ईजी हो जाएगा काम करना। तो अगर हमें मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पता होगा तो हम इजीली काम कर पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेचर ऑफ जॉब्स और रोल्स, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब्स और रोल्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड सैलरी, ठीक है। तो हम बात करें नेचर ऑफ जॉब और रोल की, या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात करें, या फिर सैलरी की बात करें, वो हम देख लेते हैं। द एम्प्लॉयमेंट एरियाज ऑफ द सिविल इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन फर्म्स, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो हम ऊपर से देख लेते हैं। हमने पीछे भी देखे थे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन फर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एरियाज में। उसके बाद डिफेंस फोर्सेस आ जाती हैं, डिफेंस फोर्सेस डेवलपमेंट बोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूनसिपल बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, एंड मेनी अदर फर्म्स हमारे पास आ जाती हैं जहाँ पे हम जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ लुक एट सम ऑफ द जॉब प्रोफाइल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स टू पोस्ट कंप्लीशन देयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स हैं सिविल इंजीनियर के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। हम देखेंगे कि जो सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होता है तो उसको कौन कौन सी वो जॉब कर सकता है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, या फिर स्पेशलाइजेशन करे वो एमटेक के बाद, हमें कौन कौन सी फील्ड में जॉब मिल सकती, तो वो हम अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.